बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। मैंने आज आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह इतना अच्छा मूड कैसा है। मैं इम्यून हो गई हूँ नाजरीन। मैं पाकिस्तानी पक्की पाकिस्तानी टीम की फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि जो हमें ट्रॉमास टॉर्चर कल मिल गए हैं ना, जो हमारे इमोशंस के साथ हुआ है, हमने ऐसे ट्रे पकड़ी हुई थी हाथ में और हमने उनको कहा कि ये मैच है, ये ट्रे में रखा हुआ मैच हम आपके हवाले कर रहे हैं, क्योंकि हमने कल इतना शानदार जो कहले आगाज़ किया अपने जो मैच का फाइनल मैच था, इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे। साहबजादा फरहान की 50 हो, फ़खर जमान हो, एवरीवन, हमारे यहाँ जो टॉप बैटिंग ऑर्डर था उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक अब अच्छा स्टार्ट दिया। फिर उसके बाद ख़िज़ा के पत्तों की तरह हम बैटिंग लाइनअप ऐसे हो गया। फिर आए हमारे बॉलर्स ने अच्छा आगाज़ दिया। उन्होंने भी हमें अच्छी उम्मीद दी, होप दी कि अभी भी हम गेम में हैं। और फिर उसके बाद हमारी बॉलिंग लाइनअप ने रन रोके, सारा कुछ किया। फिर क्या हुआ, फिर आए हारिस रऊफ़, उन्होंने एक ओवर में 17 रन खाए। फिर उन्होंने एक और ओवर दिया और फिर सलमान अली आगा की कैप्टनसी वाला मामला हुआ। ये मैं आपको क्रक्स दे रही हूँ, इसमें मैंने भी तज्जिया लेना है क्योंकि सम हाउ आई फील कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल एवरेज क्रिकेट व्यूअर हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो हो रहा था मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैं आपको भी उसी ट्रॉमा से 1 घंटा और गुजारूंगी क्योंकि आप लोगों को भी शौक़ है क्रिकेट देखने का, तो देखें, अब बैठें। लेकिन उसके साथ साथ जी एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमने आज डिस्कस भी करनी है। कल चूँकि हम एशिया कप के फाइनल की बात कर रहे थे तो उसमें ज़ाहिर है ट्रॉफ़ी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं। पहले तो आगाज़ टॉस से हुआ जी। इंडिया ने कहा कि हम अपना अलग घर से कमेंटेटर लाएंगे, आप अपना घर से अलग कमेंटेटर लाएं। दोनों ने अलग अलग इंटरव्यूज़ दिए। उसके बाद उन्होंने कहा हम ट्रॉफ़ी तो लेंगे नहीं मोहसिन नकवी साहब से। उस पर मोहसिन नकवी साहब ने भी डट गए। उन्होंने कहा जी ट्रॉफ़ी तो मैं ही दूंगा क्योंकि मैं तो सरबराह हूँ। तो ये कल हमें कोई ख़ानदानी पॉलिटिक्स भी लग रही थी इंडिया की तरफ से, कुछ समझ नहीं आई क्या चाह रहे थे, क्या हो रहा था। लेकिन इस पे आज हम तज्जिया लेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं और इस वक्त मौजूदा नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फास्ट बॉलिंग कोच भी हैं। उमैद आसिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम उमैद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस चल रहा है थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और सुबह आपने हमें वक्त दिया। उमैद कैसा लग रहा है आपको? मैंने जैसे आगाज़ में कहा कि हमने ऐसे ट्रे पकड़ी थी, हमने मैच उसमें रखा और हमने कहा ये ले, आपका हुआ? ऐसा तो नहीं मेरे ख्याल से हुआ। नहीं, थोड़ी सिचुएशंस आई हैं लेकिन काफ़ी टफ टाइम दिया है। वो जिस तरह कह रहे थे ना कि कोई राइवलरी नहीं है, तो उनको पता लग गया कि राइवलरी कितनी है। वो उनके भी खून खुश्क हुआ था। तो आई थिंक ऐसा मैच मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी देर से मैं खेल रहा हूँ और देख रहा हूँ मैचेस, तो ऐसा मैच नहीं देखा जिसमें इतना ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा होगा मैच के। एक टाइम पे एक टीम भारी है, फिर दूसरी है, फिर आउट हो गए, फिर अगली को पकड़ लिया, फिर वापस ऐसे जो 300 चल रहा था ना, उससे इमोशंस भी सारों के ऐसे ही चल रहे थे। तो लेकिन ये है कि जो पहले हम मैच हारे थे वो वन साइडेड कह सकते हैं। उसके बाद फिर जो पैशन लड़कों ने निकाला है अपने अंदर से कि नहीं, इनके साथ ऐसे ही खेलना है, वो हमें वजह दे रहे हैं कि हम ऐसे लड़ें उनके साथ। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द बॉलर्स जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। आई एग्री टू सम एक्सटेंट कि आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमने फाइट किया, बट हम इस मैच को जीत सकते थे उमैद। ऐसा नहीं है कि हम जीत नहीं सकते थे। मेरा ट्रेन में रखने का मतलब ये है कि हम जो गेम के अंदर काफ़ी ऐसे पॉइंट थे, वी वर इन द गेम, लेकिन हमने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया। देखें बिल्कुल ऐसी है कि हम 113 फॉर 1 है, तो उसके बाद 33 रन्स में हमारे सारे बैट्समैन आउट हो गए। तो वो अगर हम वो लास्ट 5 बॉलें भी खेल जाते किसी तरह, 20 ओवर्स खेले तो शायद 10 रन और होते तो वो 157 भी अच्छा होता। बट स्टिल 147 के अंदर उनको आते ही शाहीन फ़हीम ने जो ऊपर से ज़बरदस्त बॉलिंग की है, कैप्टनसी अच्छी हुई है काफ़ी अंदर, बहुत जो बॉलिंग चेंजेस थी वो अच्छी थी। वो सिर्फ एक हारिस का जो ओवर हमें कॉस्ट कर गया उस टाइम पे जब हम बिल्कुल उनके ऊपर भारी थे, जब 64 चाहिए था उनको लाइक 6 ओवर्स में, तो वो ओवर एक कॉस्ट कर गया थोड़ा बहुत, वरना उसके अलावा फिर भी हमने एंड तक उनको पकड़ कर रखा हुआ था।
पकड़ के रखा हुआ था। नवीद खोकर भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करे। नवीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद तो ज़ाहिर है बिल्कुल सही बात कर रहे हैं संभाव कि हमने फ़ाइट किया। हम बैटिंग लाइनअप हमारा, अगर हमारे ओपनर्स की बात करें, साहबजादा फरहान बड़ा अच्छा स्टार्ट, एक अच्छा मोमेंटम हमें देकर गए, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर समहाउ जो हमें आखिरी ओवर्स जिसमें हमने अच्छा प्रेशर क्रिएट किया हुआ था बॉलिंग में, वो भी जो हारिस रऊफ का एक ओवर है और फिर लास्ट में जो हमने एक चॉइस की उनको ओवर देने की, वो समहाउ हमें कॉस्ट किया। नवीद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके चलें। नवीद साहब से कनेक्शन जैसे हमारा बहाल होता है, मीनवाइल उम्मीद मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ज़ाहिर है प्रेशर हमें लग रहा था, कल इंडिया भी प्रेशर में था, क्योंकि जैसे ही हमारा बैटिंग लाइनअप ने मोमेंटम पकड़ा वो बौखला गए, फील्डिंग विल्डिंग ये वो, और जो सूरत हाल बनती रही। अब ये बड़ा नर्व्स का भी मैच होता है, क्योंकि आप खुद क्रिकेटर हैं, आप खेलते रहे हैं, कैसे प्रेशर टैकल करते हैं और जब आप प्रेशराइज करना हो ओपोनेंट को? देखिए, मेरी तो टेक्निक थी कि जब एक साइंटिफिक चीज़ें हैं कुछ, कि जैसे अगर मेरी नेक्स्ट बैटिंग है तो मैं बैठता इस तरह था कि जैसे मैं किंग हूँ। ठीक है, आपको टांग पे टांग रख के बैठना है, ताकि बॉडी जो है वो आपकी माइंड को रिस्पॉन्स दे कि भाई नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, तुम क्यों इतने प्रेशर में आ रहे हो, क्यों एड्रेनलिन रश कर रहे हो, तो वो फिर एड्रेनलिन आपकी नीचे जाना शुरू कर देती है। साथ में यू हैव टू बग योर टीम अप, कि मतलब आपने उनको बगअप करना है फुल टाइम, जितना आप चीखते हैं उतना आपका एड्रेनलिन नीचे जाता है। तो मैं तो ये टेक्निक्स यूज़ करता था। फिर जब मैं अंदर चले गए, पहली बॉल कर ली, दूसरी बॉल कर ली, उसके बाद प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो जाता था, अनलेस कि कोई प्रेशर सिचुएशन ऐसे आए कि मैच फंसा हुआ है, फिर आपको माइंड यूज़ करना पड़ता है। तो आई एम लकी कि मैं शोएब मलिक के अंडर खेला हूँ, तो उनसे सारी चीज़ें सीखी कि किस तरह जाके प्रेशर हैंडल करना है। अंदर माइंड चलाना लाजमी है, क्योंकि आप प्रेशर लेते हैं तो आपका आधा माइंड तो चला गया प्रेशर में, ठीक है, आपका फिर माइंड नहीं चलेगा कि आप ये नहीं सोचेंगे कि उस टाइम उस बॉल, वो जो बॉल है वो किस मेरिट पे, वो क्या डिमांड करती है कि इस पे क्या किया जाए। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, नवीद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मतलब मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। नवीद साहब, मेरा सवाल यही था कि हमने कल देखा कि हमारे बैटर्स ने हमें एक बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। मैं साहबजादा फरहान की हाफ सेंचुरी की बात करूँ, 50 जो उन्होंने किया, उसके बाद फ़खर जमान अच्छा दे के गए स्टार्ट, एक अच्छा लाइनअप था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 113 रन्स के ऊपर जिस तरह से हमने एक आउट पे उनको पकड़ के रखा हुआ था, फिर उसके बाद जो कलैप्स हुआ हमारा मिडिल ऑर्डर से ऑनवर्ड्स, वो कहीं ना कहीं समा हमें डैमेज कर गया और फिर जो आखिरी ओवर हमें कॉस्ट किया। जी बिल्कुल, और मतलब मेरा ख्याल है कि बड़ा लंबे टाइम के बाद हमने जो इंतज़ार किया था कि कभी ऐसा हो कि ऊपर से टॉप ऑर्डर आपका चल जाए और फिर 1 डाउन आने वाले और 2 डाउन आने वाले अपर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर आपको परफॉर्म करके दे देंगे और आप एक बड़ा टोटल खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। कल अल्लाह ने ऐसा ही किया शुरू में, और हमने 84 के ऊपर पहली विकेट हमारी जो गई है साहबजादा फरहान की, क्या कमाल की बल्लेबाजी थी कल उनकी। 57 रन, 5 चौके, 3 छक्के, 150 की स्ट्राइक रेट और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग थी। फ़खर जमान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। कल आपने दूसरे लफ्ज़ों में बता दिया था इंडिया को कि आपकी कोई भी गेंदबाजी हमारे सामने चलने वाली नहीं है, लेकिन शायद ये थोड़ा सा एक ख्वाब था हमारा जो हमने देखा। उसके बाद जो हुआ वो हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होता आ रहा है। उमैद आसिफ आपके साथ बैठे में, इनके खुद से 400 के करीब विकेट से डोमेस्टिक के अंदर 2500 के करीब रन हैं इनके। मेरा ख्याल है उमैद इस मामले को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब डोमेस्टिक के अंदर आप परफॉर्मर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लेकर आते हैं तो वो चलते हैं, वो आपको चलता हुआ नज़र आया साहबजादा फरहान। लेकिन जब डोमेस्टिक नहीं खेले जाने वाले लड़के ऊपर आते हैं, कम मैचेस खेले जाने वाले लड़के ऊपर आते हैं, उनकी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है और आप उन्हें बैक टू बैक मैचेस दे रहे होते हैं, शायद कोई किस्मत की देवी के साथ साथ कोई सियासत भी है, कोई पर्ची माफिया भी होगा जो चल रहा होगा पीसीबी के अंदर, कि जो आप मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और आप बैक टू बैक उसे शामिल किए जा रहे हैं, 3-3 फॉर्मेट के अंदर उसे शामिल किए जा रहे हैं। मैं साइम अयूब की बात कर रहा हूँ जो
T20 भी खेलते हैं, ODI भी खेलते हैं, टेस्ट मैच भी खेलते हैं। मजमूई तौर पर इन 7 मैचेस की बात कर लें, इन 7 को भी छोड़ दें, आप पीछे चले जाएं, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका और अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस UAE और अफगानिस्तान जो भी हमने ट्राई सीरीज़ खेली, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, आप देख लें, आप PSL देख लें, 2-3 महीने का गैप भी बीच में मिला, क्या परफॉर्मेंस थी इनकी। नंबर 3 के ऊपर आए, जिम्मेदाराना बैटिंग करनी चाहिए थी। इन 7 मैचेस में आई थिंक 30-40 के करीब उनके रन हैं। ना उनके ऊपर कोई बात करता है, ना उनके ऊपर कोई उनको क्रिटिसाइज कोई करता है, ना उनको कोई कहता है कि इनको ज़रा बिठा दें, इनसे पूछ लें, ये बैट्समैन हैं, ये बॉलर हैं, ये T20 खेलते हैं, ये ODI खेलते हैं, ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। क्यों? क्योंकि मेहरबान है PCB उनके ऊपर, PCB मेहरबान है मोहम्मद हारिस के ऊपर। इतना बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर अरमला मैंने आज तक नहीं देखा जितना बुरा वक्त इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर चल रहा है। कल मैं देख रहा था गुज़िश्ता दिनों में मैच में नेपाल ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी थी, 2 बार की चैंपियन को 19 रन से आपने हरा दिया। आप नोट कर लें, पाकिस्तान की ये हालत होने वाली है अगर आपने अपने फैसलों को नहीं बदला, अगर कल वाले मैच से आपने नहीं सीखा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं, कल हमने मैच फंसाया था, हमने फंसा के उनको दिया। उन्होंने 3-0 से आपको शिकस्त दी है अभी एशिया कप में। पहले आप 7 विकेटों से आ रहे, फिर आप 6 विकेटों से आ रहे और अब आप 5 विकेटों से आ रहे। बना बनाया मैच आपने शुरुआत में बात की थी कि हमने प्लेट में रख के, हमने ट्रे में रख के उनको दिया, और ऐसा हुआ है। और लिटरली हमने ऐसा होते हुए देखा है, जब मैच आपके हाथ में था, 84 पे एक लड़का, 84 पे कोई आउट नहीं था, 113 पे एक आउट था, और फिर हमने ये भी देखा कि 140 के ऊपर आपकी टीम पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सकी है। इतनी बुरी क्रिकेट कभी हमने देखी? उमैद आसिफ अपने टाइम की बात कर लें, इन्होंने इस टाइम में कभी देखी इतनी बुरी क्रिकेट? मेरा नहीं ख्याल है कि इनको बैक करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि हम बार बार अपने टेलीविजन पे बैठ के या मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार भी हम ये बात करें कि नहीं इन्हें टाइम मिलना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो जाएगी, इन्हें फलाना टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है नवीद साहब, I somehow agree with you, लेकिन obviously हर क्रिकेटर, हर एक का अपना ओपिनियन है, हम उसकी बिल्कुल इज्जत भी करेंगे। इस हवाले से आपने बिल्कुल सही बात की है, मैं आपसे भी बहुत हद तक एग्री करती हूँ कि अब हम जो टाइम देने वाले मामले हैं ना, मैं समहाउ हम इस चीज़ में अब बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं कि हम हर प्लेयर पे, हर टैलेंट पे रिलाय करते हैं। टाइम का इन्होंने जिक्र किया, मतलब बैक टू बैक डक पे होना और फिर उसके बाद हमें समझ ही नहीं आ रही किसका क्या रोल है। ये वो फैक्टर्स हैं जो समहाउ हमारी ओवरऑल क्रिकेट या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। देखें, कभी कभी पहले हम ये कहते हैं कि यार इतना चांस नहीं दिया, फिर जब चांस देते हैं तो कहते हैं कि ये नहीं किया। हमारा वही हाल है, वो जो एक एग्जांपल है गधे बाप और बेटे वाली के, गधा जा रहा होगा तो बाप दोनों नीचे हुए कहेंगे देखें जी उसके ऊपर नहीं बैठे हुए, कितने बेवकूफ़ हैं, ऊपर बैठ जाए कहेंगे देखो यार उस पर जुल्म कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा हाल हुआ है। तो आई थिंक वी नीड कंसिस्टेंसी, और ये एक किसी को जब तक आप पूरी तरह मौका नहीं देंगे आपको नहीं चेंज करना चाहिए। अब आपने उसको मौका दिया, अब आप देखें कि अगर नहीं हो रही परफॉर्मेंस तो फिर है। अब एशिया कप के दरमियान में तो उसको वापस नहीं बुला सकते थे, वो इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने चांस दिया लड़कों को, अब इनको बैक भी करना पड़ेगा। अब बाकी आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स की बात करें, अंदर डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, हुसैन तलत है, आगा है, फ़खर है, नवाज़ है, ये सब परफॉर्मर्स हैं, डोमेस्टिक खेल चुके हैं लंबी काफ़ी। तो कुछ होते हैं आपको डालने पड़ते हैं कि आपने टैलेंट पे और उनकी दूसरी परफॉर्मेंसेस पे डालते हैं। आप PSL में परफॉर्मेंसेस होती हैं या आपको लगता है कि ये ऊपर वाले लेवल का प्लेयर है तो आप डाल लेते हैं, और इस तरह पाकिस्तान टीम शुरू से ही चलती आ रही है। मिडल ऑर्डर हमारा सिर्फ इंजी भाई, यूसुफ भाई के टाइम पे था, उसके बाद से हमें डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। ऑल्दो प्लेयर्स होते हैं, हमारे बाबर और रिजवान जब खेल रहे थे तो उस टाइम मिडल ऑर्डर की इतनी बारी नहीं आती थी, वो जब आती थी तो वो फिर थोड़ा बहुत मसला होता था। तो ये ऐसे ही पाकिस्तान शुरू से ही चलता आ रहा है। और जो होते हैं ICC टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पाकिस्तान ऐसे ही खेलता है ऑलमोस्ट। तो हम देखें, हम पाकिस्तान कभी भी एक समझे स्ट्रेटजी से नहीं जीता हुआ। आप 92 का वर्ल्ड कप उठा लें, हमारा कोई स्ट्रक्चर उस तरह नहीं था कि हम स्ट्रक्चर बना के हम पहुँच के आगे 99 का वर्ल्ड कप की वाहिद टीम थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी और वो हम जीतना चाहिए था, उसका मुझे रिग्रेट है। 2009 T20 वर्ल्ड कप, फिर इसी तरह चैम्पियंस ट्रॉफी, हमारी टीम ऐसे ही खेलती है, हमारी टीम ऐसे ही जीत रही है। ये हमारा एक हमारे क्रिकेट का सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, हमारा मुल्क में ही सारी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि या ओवरऑल ही ये सिचुएशन है कि हम जो अवाम है या जो लोग हैं वो एक थरथली सी मची हुई है। थरथली सी मची तो आई थिंक ये हम
टाइम देना चाहिए हमें। एक वो समझ रहे एक स्टेबल चीज़ चाहिए जिसमें हम बच्चों को टाइम दे रहे हैं, देना चाहिए ताकि वो आगे आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नवीद साहब, अभी जो हम बॉलिंग लाइनअप की बात कर लेते हैं, कल फ़हीम अशरफ बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने 3 ली, जो अभिषेक हैं उनकी विकेट उन्होंने ली, और वैसे भी वो एक बड़ी क्रूशल मोमेंट्स पे स्टार्ट के अंदर जो उनकी 2 विकेट थी उन्होंने समहाउ एक हौसला दिया कि वी आर स्टिल इन द गेम। फ़हीम पे हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी जगह के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज रहता है कि जी ये क्यों है टीम में। 2 के कल फिर मुझे लगता है समहाउ फॉर सम मोर ही बॉट सम मोर टाइम आई गेस। फ़हीम अशरफ असल में उन्होंने PSL के बाद हमने देखा उन्होंने गेन किया है, ज़रूर इनके ऊपर ये बात आती थी। पता नहीं उम्मीद आसिफ मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, यानी कि ये कहीं से शायद किसी की कॉल आई है और ये टीम के अंदर आ गए, ये बात ज़रूर इनके ऊपर आती थी। बट मेरा ख्याल है कि उन्होंने गेन किया है, वो वापस आए हैं अपने फॉर्म के अंदर वापस आए। उन्होंने PSL में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी और दीगर पाकिस्तान की जो सीरीज़ हुई हैं उसके बाद उसमें भी फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंसेस रही हैं। आज कल फ़हीम अशरफ ने जो आउट क्लास किया कल अभिषेक शर्मा को, जिस तरह से उन्होंने कल उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं मजमूई तौर पर इस एशिया कप में। आई थिंक उनके 6 विकेट्स मौजूद हैं। फ़हीम चल जाते हैं, अच्छा बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से कीन चल जाते हैं। मुख्तलिफ मैचेस में तो हमने देखा कि उन्हें बॉलिंग दी भी नहीं गई है, उन्हें बॉलिंग देनी चाहिए। ये कप्तान के डिसीजन है कि बाज़ औक़ात समझ भी नहीं आते कि आप हुसैन तलत को शामिल कर लेते हैं एज आ ऑलराउंडर, हसन नवाज़ को निकाल के, और हुसैन तलत को जब ऑलराउंडर शामिल करते हैं कि आपने बॉलिंग भी करवानी है, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दूसरे मैच में अगर बात करें तो वहाँ पे आप उन्हें हुसैन तलत को बॉलिंग भी नहीं देते। आप कहते हैं कि हमारा फ़लाना बेहतरीन बल्लेबाज है, उसकी आप उसको ऊपर के नंबर पे भेज भी बल्लेबाजी नहीं करवाते। आप कहते हैं हम इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ये बॉलर है हमारा, अगले मैच में मैं उसको बॉल आप दे ही नहीं रहे होते उनको बॉल। तो मेरा ख्याल है फ़हीम अशरफ के हवाले से ठीक है, जो कंसिस्टेंसी की बात की है उमैद आसिफ ने कि आप दे दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप 100-100 200 मैच दे देंगे उनको, और परफॉर्मेंस नज़र आती है। परफॉर्मेंस आपने जो 50 मैचेस दिए हुए हैं, 30 मैचेस दिए हुए हैं, मैं इन दोनों प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, साइम अयूब और हारिस की, तो ये बहुत मैचेस होते हैं, डोमेस्टिक में भी इन्होंने खेला हुआ होता है। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको लाजमी है 50 मैचेस ही देने ही तो ही परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। फ़हीम के हवाले से ज़रूर आपकी जो बात है वो ठीक है कि फ़हीम को टाइम मिल रहा है, फ़हीम बॉल के साथ और कभी बैट के साथ भी परफॉर्मेंस दे देते हैं अपनी। ठीक हो गया। अभी एक और, हम सारी बातों में नवीद साहब मैं आपसे भी सवाल करूँगी, फिर मैं उमैद की तरफ भी आऊँगी। हम ये हुसैन तलत का जो कैच ड्रॉप है इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि समहाउ उस कैच ड्रॉप ने भी हमारे पूरे मैच का कुछ जाविया बदल के रख दिया। फिर वो एक रन आउट जो हमसे मिस हो गया, ये 2 छोटी मिस्टेक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसने हमें एक बड़े डिस्टर्बेंस क्रिएट की कल मैच में। यस बिल्कुल, कल के मैच में अगर आप कहें कि कैच ड्रॉप था, वो असल में कैच नहीं मैच ड्रॉप था जो हुसैन तलत ने ड्रॉप किया। और फिर उसके बाद जो एक और बड़ी गलती जैसे आपने इंडिकेट किया कि मोहम्मद हारिस वो जो स्टैम्प आउट जो रन आउट नहीं कर सके, मोहम्मद हारिस की तरफ से जो उन्होंने इतना लेट किया, और समझ नहीं आ रही थी कि वो तो काफ़ी फुर्तीले यकीनी तौर पर विकेट कीपर हैं और बैटिंग में तो परफॉर्म नहीं कर रहे। जहन था शायद इस तरह के मोहम्मद हारिस हैं जो वो कभी रिजवान की जगह लेंगे, और लेकिन कल जो उन्होंने किया बड़ा हैरान कुन था। फिर एक और कैच भी ड्रॉप हुआ था हारिस रऊफ के, जो आगे बॉल आके गिरी थी। मेरा ख्याल है कि कल वो जो मैच हुसैन तलत ने जो कैच ड्रॉप किया था वो कैच ड्रॉप नहीं मैच ड्रॉप था। दिन अगर यहाँ पर ये भी रन आउट हो जाते तो वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था। उस वक्त पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत थी विकेट की, जब 20 के ऊपर आपके 3 आउट थे और फिर ऊपर जाके आपका कोई लड़का आउट नहीं हुआ, तो बड़ी विकेट की ज़रूरत थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान अगर कल उसको कैच कर लेता, उस सारी चीज़ को ग्रैब कर लेता, तो मेरे ख्याल में आज हम ये बैठ के डिस्कस कर रहे होते कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच जीता है। और आप देखिए आपने मैच फंसा लिया था, आपको थोड़ी सी बेहतरी लानी थी। आपने कुछ ओवर्स के अंदर भी आगा सलमान को खुद बॉल करना चाहिए था, ऑफ स्पिनर थे, आपको पता था हारिस रऊफ को पड़ रही हैं, बार बार पड़ रही हैं, वो एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, नहीं चल पा रहे आज, तो उन्हें मेरे ख्याल में खुद से आना चाहिए था। मेरा ख्याल है अगर आप कुछ भी ना करते, अगर आप साइम अयूब को चौथा ओवर दे देते, शायद वो भी बचा लेते, कोई ना कोई रन वो भी बचा लेते। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नवीद साहब जा ही नहीं रहे। नवीद साहब हम सब इसी ख्वाहिशात में रह गए कि क्या होगा क्या नहीं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और आपसे उम्मीद से दोबारा डिस्कशन को जारी रखते हुए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आई होप कि आप लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े होंगे, क्योंकि आपका दिल अगर ख़राब हो रहा है क्रिकेट पे बात करने से, लेकिन हमारा काम है, अब हमने बात तो करनी है कि ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते। उम्मीद हम कैसे कर लेते तो हम जीत जाते। देखें, यही लिखा हुआ था। आई थिंक ये हो सकता है कि हमें और कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है चीज़ों में, सिस्टम को और बेहतर करने की ज़रूरत है। सिस्टम है, इट इज़ इन प्लेस, लेकिन कंसिस्टेंसी और चाहिए हर चीज़ में, नीचे से लेके ऊपर तक। हम हमारे जो स्कूल क्रिकेट है, हम उस पर अब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो जो एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम है और एक जो कोचिंग प्रोग्राम है, वो हमें नीचे तक भेजना चाहिए पीसीबी के थ्रू। बिल्कुल ठीक है, ताकि उधर से ही बच्चे ऐसे तैयार हो के आएँ कि आपकी जो आगे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो एक्टिव हो, वो स्पोर्ट्स में इन हो, और सारा उनको ये जो समझे स्पोर्ट्स साइंसेस के थ्रू आ रहे हों और उनको पता हो कि कैसे खेलना है, क्या करना है। एजुकेशन सिस्टम भी हम इम्प्रूव करें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है, यू नो, कि आपका माइंड खुलता है। मैं कोठी स्कूल कल्चर से बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अब ग्राउंड्स ही नहीं है तो वो बच्चा उधर जाके उसका माइंड कैसे ओपन होगा। तो वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। बाकी अभी जो है टीम को सपोर्ट ही किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अच्छी फाइट दी है, जबकि सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि नहीं चीज़ नहीं हो सकता। हम तो होपलेस ही थे कि बस नहीं, मेंटली प्रिपेयर्ड थे हम। तो बाबर, रिजवान, मतलब हम उस टाइम को भी देखा है 22 में भी। तो उसके बाद जब आप चेंजेस करते हैं तो वो उनको हमें अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब इनको अब टाइम दिया है साइम को, सबको, तो ये होपफुली कि आगे के लिए इनको ये समझ आ गई है कि किस सिचुएशन में कैसे खेलना है, क्योंकि हम ये लैक कर रहे थे, जो एग्रेशन वाला फेस था, हम जाके बहुत फ्रेंडली खेल रहे थे। तो अब ये एग्रेशन हमें हर मैच में लानी है, हर मैच में लानी है, ताकि हम यू नो कम्पीट कर सकें बड़ी से बड़ी टीम को। और उनको पता हो, क्योंकि हर टीम डरती है पाकिस्तान से, उनको पता है कि ऑन द डे ये तो भाई ये कर देंगे, तबाही कर देंगे हमारी। तो वो उसको कंसिस्टेंट करना है बस। अच्छा, ये जो नवीद साहब मैं बात करें, ये जो एक एग्रेशन है, एक हंगर है टू विन एंड फॉर विक्ट्री, ये हमने पहले एशिया कप के स्टार्ट में मिसिंग देखी। बांग्लादेश के मैच में आपकी और मेरी डिस्कशन भी हुई थी कि हमें वो हंगर नज़र आई कि हम जीतना चाहते हैं, हमारी विल है। और कल में भी, कल हमने जो भी हम कह रहे हैं सारी बातें अपनी जगह पे बजा है, लेकिन कल वी वांटेड टू विन, लेकिन समहाउ जो हमारी गलतियां हैं छोटी छोटी, वो हमें कॉस्ट कर गई। जी अर्मला, बात ये है कि हम शायद ये समझ बैठे थे इससे पहले कि पता नहीं इंडिया की टीम क्या भला चीज़ का नाम है, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा, जैसे उमैद बताते हैं कि हम एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, हमारी बड़ी तारीख है क्रिकेट में। हमारे यहाँ जो लड़के जो फास्ट बॉलर पैदा होते हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं होते। आपका अगर टॉप ऑर्डर चलता है, और जिस तरह से आपने पिछले मैच में पकड़ा था इंडिया को, और फिर वही आप कोलैप्स कर गए थे मिडिल ऑर्डर में आके, और फिर आप एक बड़ा टोटल खड़ा करने में नाकाम रहे थे। हम एक बात तो क्लियर हुई है इस मैच के अंदर कि इंडिया अनबीटन नहीं है। आप उसे रोक सकते हैं, आप उसे पकड़ सकते हैं, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस दें। कल इनिशियल विकेट जब गिरी, उसके बाद जब बैक टू बैक आउट हुए, तो सारे के सारे जो टर्म आप यूज़ करती हैं कि ट्रे में रख के, तो विकेट्स कोई इतनी एक्स्ट्रा बॉलिंग नहीं थी इंडिया की कि हम ये बात करें कि नहीं उन्होंने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान की टीम को। बट पाकिस्तान गलती कर रहा था, हमारे बैट्समैन बार बार गलती कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिया का पकड़ सकते हैं। आपने बुमराह को 3 छक्के मारे हैं, और अभी तक बुमराह को 3 छक्के किसी ने नहीं मारे। साहबजादा फरहान ने कल उसे बुमराह को तारे दिखाए हैं। कल थी भी शाम, लेकिन वहाँ पे दुबई की ना ज़रूर तारे उन्होंने देखे होंगे। बुमराह ने उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, पिछले मैच में भी इन्होंने मुझे मारा, अगले मैच में भी इन्होंने आपको मारा। कुलदीप यादव को भी पहले 2 ओवर, उसमें बाद में आप अपनी गलती से आउट हुए, 4 विकेट्स को लेने में कामयाब हो गए। बुमराह 2 विकेट्स लेने में कामयाब हो गए। फिर जब आपकी गेंदबाजी आई तो आपने 20 के ऊपर जब उनके 3 लड़के आउट किए, तब भी आपने फील करवाया उन्हें कि नहीं हम करना चाहें तो हम कर लेंगे। फिर आप अपनी गलती से, जो आप हुसैन तलत के कैच की बात करते हैं, जो हम मोहम्मद हारिस के रन आउट की बात करते हैं, हारिस रऊफ के कैच की बात करते हैं, हारिस रऊफ के 3.4 ओवर्स में आप 50 रन की बात करते हैं, तो फिर आप अपनी गलतियों की वजह से, कप्तान की गलत कप्तानी, गलत हिकमत अमली की वजह से आप मैच हारे हैं। वरना आपने इंडिया को पकड़ लिया था और आप उसे पकड़ सकते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आप हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर आप चाहें। अब बात ये है, मसला ये है कि ये कब होगा, आप अच्छी परफॉर्मेंसेस कब देंगे। मेरा ख्याल है जो आपके कैप्टन हैं उन्हें अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप अगर मुझसे पूछें तो T20 वर्ल्ड कप है अभी अगले,
फरवरी मार्च में, मैं ये ज़रूर पीसीबी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आप ये इतना बड़ा फ़ैसला इस तरह से ना कर दें और ना ही आप आगा सलमान के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ डाल दें। वो शायद इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी को लेके चल सकते हैं। आप वाइट बॉल का एक कैप्टन बनाएं जिस तरह रिजवान है, और रेड बॉल का एक कैप्टन हो, और आप पाकिस्तान क्रिकेट में कैप्टनसी को चेंज करें, फौरी तौर पे चेंज करें। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करें, 20 टीमें आ रही हैं। मुझे डर लगा हुआ है कि अगर आपने ये क्रिकेट रखी है अपनी, जो आप किसी भी, आप पापुआ न्यू गिनी की टीम के साथ आपका मैच पड़ता है, आपका युगांडा की टीम के साथ मैच पड़ता है, कनाडा भी उसमें आ रहा है, उसमें आयरलैंड भी आ रही है, नेपाल भी आ रहा है, उसने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी है, अब अमेरिका भी है उसमें जिसने पाकिस्तान को पहले हराया है। तो अगर आपने अभी अच्छे फैसले नहीं किए, आपके पास 6-7 महीने शायद, फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो मेरा ख्याल है आपने अच्छे फैसले कर लें अभी, और आप अब कुछ नया करें। आप छोड़ दें कि ठीक है आपने मैचेस भी देने हैं, सारा कुछ आप दें, मैचेस भी दें, एक अच्छा कम्बिनेशन बनाएं। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आ रही है, फिर श्रीलंका की सीरीज़ है, फिर श्रीलंका अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज़ है, पाकिस्तान के अंदर बहुत मैचेस आपके पास मौजूद हैं, बड़ी टीम आपके साथ मौजूद होगी यहाँ पे पाकिस्तान में। श्रीलंका में आपने जाके सारे मैचेस खेलने हैं, वहाँ आपको टर्न मिलेगा, स्विंग मिलेगा, वहाँ फंसेंगे जाके इन स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो आपको चाहिए कि आज से फैसला कर लें। एशिया कप कल ख़त्म हुआ, आज हमारे लिए एक नया दिन है और आज हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दें और हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मेरा ख्याल है हिकमत अमली बनाएं। आपने जिस तरह से इंडिया को पकड़ने की कोशिश की, आपने दूसरे लफ्जों में से दबोच लिया था। आपने पहले बैटिंग में, देन आपने बॉलिंग में से दबोच लिया और दोनों साइड पे फिर कम बैक किया इंडिया ने और वो निकल गया आपसे। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को पॉजिटिवली ले लें अगर, तो फिर आगे चलें और T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करें। और ऐसा ना हो कि कहीं पर आपको फिर नेपाल जैसी या छोटी टीम्स के साथ शिकस्त का सामना करना पड़े और हम फिर यहाँ बैठ के यही रो रहे होंगे कि कहाँ पर हमारी हिकमत अमली की कमी थी, कहाँ हमारी गलतियाँ थी। या जैसे उमैद बात कर रहे हैं कि आपने स्कूल क्रिकेटिंग में, ये तो एक लंबा फॉर्मेट है, आपको 5-7-10 साल चाहिए उस चीज़ के लिए। फौरी डिसीजन करें अपने T20 वर्ल्ड कप के लिए। मैं कोई बड़ी बात ज़रूर नहीं करूँगा कि आप पीसीबी में तब्दीलियाँ करें, तब्दीलियाँ तो खैर वहाँ से होनी चाहिए, लेकिन चलें आप नहीं करना चाह रहे तो आप कम से कम ये है कि अपने कैप्टन को चेंज करें और अपनी एक अच्छी सी टीम बनाएं और वर्ल्ड कप की तैयारी करें। आपने आइडियल सिचुएशन दी है ना कि हम ये सब कर लें। नवीद, ये आपने जो हमें एक अच्छा सब्ज बाग दिखाया, आई बिलीव कि ये ऑन ग्राउंड चीज़ें चेंजेस इम्प्लीमेंट हों, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उमेद, मैं चूँकि ये अभी नवीद जो बात करें, हम हमेशा कहते हैं कि जी चेंजेस होनी चाहिए, सर्जरी हो जाएगी और नए आ जाएंगे लोग, बट राइट डिसीजंस हम कर तो लेते हैं चेंजेस, लेकिन क्या वो चेंजेस उस वजह से उस टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, उसी वजह से इनसिक्योरिटी पैदा होती है प्लेयर में भी और पीसीबी में भी। तो आई थिंक जिस तरह इनको मौका दिया जा रहा है, अब सिर्फ 7 महीने रह गए हैं। आपका जो अगले T20 वर्ल्ड कप का जो प्रेपरेशन है वो आपके पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो उसके बाद से आप देखें सीरीज़ मतलब करते रहे हैं, चेंजेस भी करते रहे हैं, सबको मौका दिया। ऑलमोस्ट आई थिंक 25 से 30 प्लेयर्स को मौका दे चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये पता चल जाएगा कि आगे जो बाकी सीरीज़ है उनमें किन किन को खिलाना है, कैसे खिलाएंगे। तो उस हिसाब से फिर वर्ल्ड कप की टीम तैयार होगी। प्रॉस्पेक्ट तो बहुत हैं अभी जो खेले भी हैं, जो पिछली सीरीज़ भी खेले थे, उनसे पिछले जो खेले थे, तो आप जीत के भी आए थे, तो अच्छी टीम प्रिपेयर हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र करें, अब ये 7 महीने में फिर चेंजेस शुरू कर देंगे तो फिर टीम को आप ऊपर नीचे कर देंगे। देखें, फिर प्लेयर वही सोचेगा कि यार इसका मतलब है कि हमें अपने लिए ही खेलना चाहिए। अभी अगर कोशिश कर रहे हैं टीम के लिए खेलने के लिए, तो फिर वापस वो अगर आप चेंजेस करते हैं तो फिर वो सोचना शुरू कर देंगे नहीं जी अपने लिए खेलना चाहिए। फिर साइड पे हो जाता है सारा कुछ, मेन फोकस हट जाता है। तो आई थिंक बैकअप द प्लेयर्स, ये बहुत अच्छा बंच है, लड़के खेलने वाला बंच है, इनको बैक करते रहेंगे। जो थोड़ी बहुत खामियां होती हैं उनको आगे एकेडमी में या जैसे भी इम्प्रूव करना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है, सीज़न चल रहा है, तो उसमें जाके जितने भी जो अवेलेबल हों उनको जाके वो खेलना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा उमैद, मेरा एक सवाल है टैलेंट पूल के हवाले से। वी ऑल से कि हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हमारे पास डोमेस्टिक में अच्छे प्लेयर्स हैं, हम उनको यूटिलाइज नहीं करते। सिंस यू आर द बॉलिंग कोच राइट नाउ, टैलेंट पूल के हवाले से हमारे पास किस हद तक आप समझते हैं कि एक लॉट आती है, हमें तैयार कर रहे हैं, चांसेस और उनको पहचानना, उनको पिक एंड चूज़ करना, टीम में लाना, ये वाली प्रोसेस पे थोड़ा हमें बताएं। देखें, अब ये ऐसी है कि अब जैसे अगर हम देखते हैं कि हारिस रऊफ़ है या शाहीन है, तो इनके बैकअप में कौन कौन से बॉलर हम तैयार कर सकते हैं। डोमेस्टिक खेले हुए होते हैं, फिर उनको अकेडमी में ला के उनका असेसमेंट होती है, उनकी फिर स्क्रीनिंग का सारा कुछ, तो उनके मुताबिक उनका प्लान बन के, तो हम कोशिश अब यही हो रही है कि उनको प्लान दिया जाए तैयार करके, उसके बाद उनको डोमेस्टिक में भेजा जाए, वो परफॉर्म करें ताकि
पीछे परफॉर्मेंस हो, अगर टैलेंट है तो उसके पीछे परफॉर्मेंस भी हो लाने के लिए, या लॉजिक तो हो ना कि आप उसको शामिल कर रहे हैं। तो हमें है हारिस के बैक में भी वी हैव 145 प्लस बॉलर्स, तो जो इंशाल्लाह आगे आएंगे। बस उनको अगर हम अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, अच्छे तरीके से उनको ट्रीट कर लें और उनको प्रिपेयर कर लें, तो आई थिंक हारिस के साथ भी और भी हमें आप एक दो और मिलेंगे 145 प्लस बॉलिंग करने वाले। अल्लाह करे, आमीन। हम तो चाहते हैं ऐसा हो। अच्छा नवीद साहब, ये तो हमने क्रिकेट की बात कर ली, ज़रा इन कंट्रोवर्सीज़ पे भी आते हैं जो बिला वजह की और बिला ज़रूरत की कंट्रोवर्सीज़ हैं जो इस जेंटलमैन गेम को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही हैं। और ये क्रिकेटिंग हिस्ट्री में आई बिलीव के पहली बार हुआ है कि हमने दो अलग कमेंटेटर्स रख दिए, हमने टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाना, हमने एक हैंडशेक नहीं करना, और कल तो सोने पे सुहागा ट्रॉफी ही नहीं लेनी हमने ना। मतलब ये क्या होना, करना क्या चाह रहे हैं? इनको लग रहा है कि ये वो वॉर चल रही है यहाँ पे कोई क्रिकेट के साथ। जी बिल्कुल, देखें जब आप मैं आईसीसी की बात करूंगा, जब आईसीसी एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर आप आईसीसी और फीफा का दोनों का कंपैरिजन करें तो बड़ी वाज़ेह चीज़ें आपको दिखती हैं। फीफा ने क्यों तरक्की की, फीफा दुनिया में ज़्यादा लोग फुटबॉल खेलते हैं और वो इतने ऊपर क्यों हैं, आईसीसी अभी तक इतने नीचे क्यों है। एक तो चले ठीक है कि आईसीसी बाद में बनी है और थोड़ा टाइम इसको हुआ, बट ये कभी भी सही नहीं हो सकेंगे। आईसीसी वाले मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मुतनाज़ आईसीसी को कर दिया है जे शाह ने, इंडिया ने जितना मुतनाज़ कर दिया है, मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब सारी दुनिया ये बात समझ जाएगी कि आईसीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है, या अगर उसके साथ में मौजूद हैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड होंगे, बाकी कोई भी यहाँ पे किसी को भी हक नहीं मिलेगा। जो मुतनाज़ा बनाना है आईसीसी ने, और जो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर, जो अब एशिया कप के अंदर हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा था बाज़ औक़ात जाके कि कहीं पे ऐसा ना हो कि ये इवेंट ही कहीं पे कोलैप्स कर जाए, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी आना शुरू हो गए हुए थे बीच में। आपने मतलब न्यू नॉर्मल सेट कर दिए सारे मैचेस के अंदर। कभी ऐसा हुआ था, हमने सोचा था कि हैंडशेक नहीं करेंगे, कभी ऐसा हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पॉलिटिक्स को इस तरह से लेकर आना शुरू कर देंगे कि आप जंग हारे हैं, आप हारे हैं, सारी दुनिया ने देखा आप हारे हैं, आप कैसे कर लेंगे? आप क्रिकेट मैच जीत कर आप ये बात कर लेंगे कि आपने जंग का जो बदला था वो आपने ले लिया है? ऐसा नहीं होता सर। ये क्रिकेट है और वो जंग थी, वहाँ पे लोग मरते हैं, वहाँ पे आपने देखा कि 4 घंटे में 1000 मिसाइल आपने इंडिया के ऊपर मारा, वो रोते भागते गए ट्रंप के पास और आपसे सीज फायर करवाया। ये क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ और चीज़ होती है, ये गेम है। आपने जो कल किया और फिर आप रो पीट रहे हैं इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सूर्य कुमार यादव कि हमें ट्रॉफी नहीं दी है। आप लेने के लिए नहीं आए ट्रॉफी? आप क्या समझते थे कि आप ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आएंगे तो वो किसी और से, एमिरेट्स बोर्ड वालों से आपको दिलवा देंगे, वो कोई इंडियन वहां पे खड़ा होगा वो उनसे दिलवा देंगे? या मोहसिन नकवी हैं, मैं इस मामले पे जरूर बैक करूंगा मोहसिन नकवी को कि उन्होंने जो मजबूत डिसीजंस लिए, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इस मामले में यकीनी तौर पर उन्होंने ये इज्जत बख्शी है पाकिस्तान क्रिकेट को कि यार कोई चेयरमैन इस तरह का मौजूद है जो मजबूत डिसीजन लेने वाला है, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला है, जो हक और सच के ऊपर खड़ा होने वाला है। इंडियन क्रिकेट के आगे कोई बंदा टिक नहीं सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हेड के तौर पे जो मोहसिन नकवी ने डिसीजन लिया कल के, अगर वो नहीं लेने के लिए आते ट्रॉफी तो ना ले, हम नहीं देंगे उन्हें। फिर क्या हुआ, आज वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नहीं हमें ट्रॉफी नहीं दी गई, आप लेके भाग जाएं, आप उसे अपने साथ रख के सोना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है सर, आप लेने के लिए आए ही नहीं थे, आपका नाम पुकारा गया था, आपके खुद बोर्ड ने ये बात की थी कि हम नहीं लेंगे ट्रॉफी मोहसिन नकवी से। तो मोहसिन नकवी कौन है? वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के को हेड कर रहे हैं, वो इस इवेंट को हेड कर रहे थे, वो इस सारे जो इवेंट है उसके इंचार्ज थे। आप ये बात कर रहे हैं कि आपकी मर्जी होगी, आप हाथ नहीं मिलाएंगे, आपकी मर्जी होगी, आप कमेंटेटर बदल देंगे। मैं मेरे पास टाइम खत्म हो गया। उमैद, क्या ये आपने भी पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया है? देखें, स्पोर्ट्स में आप पॉलिटिक्स ले आए, ये तो आई थिंक एक बचगाना सोच है बिल्कुल ही। आपने ऑल आउट वॉर का आपने कह दिया कि भाई हम वॉर ही है, हर चीज़ में ही वॉर है। स्पोर्ट्स जो है वो एक यूनाइट करने के लिए होती है, इसलिए नहीं होती। तो इनको तो लगता है शायद हमारी टीम गई थी पहलगाम जो हुआ है वाक़या, और हालांकि इनको अपने लोगों ने करके, तो इतना सिक्योरिटी के अंदर लैप्स कैसे हो सकता है कि आप ये आपको पता ही नहीं चला कि ये हो गया। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। आई थिंक इट विल बैकफायर। मैंने बिल्कुल ये अब ये हो भी रहा था। अब देखें, अब उससे अगले मैच में पाकिस्तान और स्ट्रॉन्ग आया, उससे अगले में और स्ट्रॉन्ग आया। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इट विल बैकफायर। और अब उसके बाद उनके कैप्टन की जी राइवलरी नहीं रही तो उसको लग गया पता कि राइवलरी, अब राइवलरी तो है, आप माने या ना माने, आपको ट्रॉफी दे रहे थे, आपने नहीं ली, आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच उमैद, बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया जी। कल के मैच में हम बात कर रहे थे, और चलिए आप भी अपना दुख वो चाय पी के कम करें, हम भी कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अपनी मेहमान का तारुफ करवाने से पहले ज़रा हम किचन का रुख करेंगे, जहाँ पे शेफ़ अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या बना रहे हैं आज आप? आज मैं चिकन पोलो बना रहा हूँ। ठीक है। विद वाइट सॉस और सोते वेजिटेबल के साथ। ठीक है। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है शेफ़? इसके जलापिनो सबसे मेन इंग्रेडिएंट, चीज़, मस्टर्ड सॉस, मशरूम, मैदा और क्रम्स। ठीक है जी। और अभी आप इसके लिए क्या रेडी कर रहे हैं और क्या? मैं चिकन बना रहा हूँ। ठीक है जी। चिकन का फिले लेके उसको हमने करना है बिल्कुल ब्रीक बनाना है, फिले बनाना है इसका। ठीक है। तो फिर इसको चीज़ की स्टफिंग करनी है। चीज़ की स्टफिंग के साथ उसको फिर हमने मैदे में कोटिंग करके उसको फ्राई करना है। ओके। तो इसके साथ फिर वाइट सॉस बनेगी। वाइट सॉस के साथ सोते वेजिटेबल देनी है। तो बेहतरीन। चलें आप अपने काम को जारी रखें। मीनवाइल जी, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। वो ये कि नॉर्मली जब हम अपने घर या अपनी स्पेसेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं कि कोई मिनिमल डिज़ाइन चाहता है, कोई चाहता है कि उसका कुछ विंटेज हो, कुछ विक्टोरियन स्टाइल हो। देयर्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन जो कि लोग पसंद करते हैं। आजकल मिनिमलिस्टिक जो अप्रोच है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है और लोग कहते हैं कि जी बहुत मिनिमल चीज़ें हों हमारे घर में, लेकिन डिज़ाइन बड़ा एस्थेटिकली रिच हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक आर्किटेक्ट कैसे घर को डिज़ाइन कर रहा है। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मेहरुन्निसा रियाज, ये अपना एक स्टूडियो भी रन करती हैं सिग्नेचर स्पेसेस के हवाले से, जहाँ पर ये फर्नीचर हो या जो इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं। सो मेहरुन्निसा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेहरुन्निसा, नॉर्मली ये होता है कि हम पहले तो लोग अपने ही माइंड सेट के मुताबिक घरों को डिज़ाइन करते थे, मैपिंग से लेकर एवरीथिंग। अब लोग सर्विसेज लेते हैं, आर्किटेक्ट हो या इंटीरियर डिज़ाइनर हो। तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनिंग अ स्पेस? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, द इंटायर वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड। उससे होता क्या है कि जो पहले कुछ अगर कोई ट्रेंड आया है जो 5 साल 7 साल 10 साल तक चल रहे हैं, अब वो हर 2 साल बाद 1 साल बाद चेंज हो जाते हैं। हमें बहुत फ़ायदा होता है इसका लेकिन क्योंकि आपने इस ट्रेंड के साथ चलना होता है, क्योंकि आपकी चीज़ें, आपका घर, आपकी कमर्शियल स्पेसेस आउटडेटेड लगना शुरू हो जाती हैं एक टाइम के बाद, तो आपको इस ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। इनिशियली बहुत मिनिमल, बड़े क्लीन इंटीरियर्स चल रहे थे अप अंटिल 1 or 2 years ago. And now the trend is shifting towards maximalism, which is layering, colors add करना, bold colors के साथ जाना, and then also everyone wants to show कि वो as a person अपनी उनकी collections क्या हैं, who they are as a person. They want to let the others know through their spaces. So this is where maximalism comes in. अभी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, ग्लोबली हो गया है, यहाँ हम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते हैं। अभी तो इतना ज़्यादा, अभी भी लोग एस्थेटिकली बड़ा डिफरेंट उस जोन में क्लीन इंटीरियर्स में है। क्लीन इंटीरियर्स में जैसे मेरी पर्सनल अगर आप चॉइस करें तो मुझे लगता है कि हमेशा बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ कर लेते हैं तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो एक ट्रेंड आउट होना शुरू हो जाता है, देन योर स्पेस गेट्स आउटडेटेड। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस एक रखें। बहुत ज़्यादा क्लीन इंटीरियर्स का अब टाइम चला गया है, बट अगर आपने उसके अंदर अपना पर्सनालिटी ऐड करनी है तो ज़रूरी नहीं कि आप हर वॉल पे, हर जगह उसके अंदर लेयर्स ऐड करना शुरू कर दो। जस्ट चूज़ अ फ्यू स्पेसेस, उन जगहों को आप हाईलाइट करें, कुछ पीसेस से आप अपनी स्पेस को उठा के उसकी वाइब पूरी चेंज कर सकते हैं। अच्छा मेहरुन्निसा, आप एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर या आप जब स्पेसेस डिज़ाइन भी कर रही होती है या देख भी रही होती है, रीवैम्प कर रही होती है इनफैक्ट, क्या मिस्टेक्स हैं जो लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं अपनी स्पेस को डिज़ाइन करते हुए? स्पेसेस को डिज़ाइन करते हुए जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, जो कि अब शऊर आ रहा है लोगों में, बट वो यही करते हैं कि हम खुद ही कर लेंगे। उसकी वजह कि अब उसके अंदर गलती की गुंजाइश क्यों होती है? बिकॉज़ हम लोग इस फील्ड में या कोई भी डिज़ाइनर्स इस फील्ड के अंदर रेगुलरली काम कर रहे हैं। दे नो ट्रेंड्स क्या हैं और कौन से ट्रेंड्स प्रैक्टिकली ठीक नहीं हैं। बिल्कुल। तो वो गुजरे हुए होते हैं उस चीज़ से। प्लस ये होता है कि अक्सर क्लाइंट्स हैं जो
कहते हैं हमने पिक्चर देख ली है Pinterest से, हम खुद ही बना लेंगे। हाँ ये एंड तो वो कभी भी वैसी नहीं बनती। Pinterest वाली तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी लाउंज स्पेस को रेडी करना था दो के मेरे पास ऑलरेडी कुछ पीसेस थे, बट मैंने Pinterest से निकाली कि ये स्टैटिक्स होंगी मेरी, और जब उसको करने की बारी आई तो कुछ ना कुछ ऐसा ब्लंडर हुआ कि आप कहते हो कि अल्लाह व्हाट आई हैव डन टू दिस स्पेस, राइट? बिकॉज वो स्केल कुछ और होते हैं, जो आप पिक्चर देख रहे होते हो उसका एनवायरनमेंट कुछ और है, उसका स्केल कुछ और है, मेजरमेंट्स कुछ और है। व्हेन यू ट्रांसलेट इट इनटू योर स्पेस तो वो कुछ और बन जाता है, डिजास्टर बन जाता है, ट्रस्ट मी। अच्छा मेरे से नॉर्मली वही बात है कि लोगों में अवेयरनेस विद टाइम आ रही है, बट आई बिलीव कि अभी भी लोग रिलक्टेंट ये होते हैं कि जी हमारे बजट से आउट हो जाएगा अगर हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प को सीख करेंगे, हमारे बजट मतलब हमारे पीसेस आएंगे या जो भी होगा, स्पेस डिज़ाइन होगी तो उसमें बजट कंस्ट्रेंट हर एक क्लाइंट पे होते हैं। हाउ डू यू एड्रेस दैट? मुझे पर्सनली ये लगता है लाइक फ्रॉम ऑल द इयर्स दैट आई हैव वर्कड इन दिस इंडस्ट्री, आई फील कि लोगों को लगता है कि उनका बजट लगेगा कम व्हेन दे डू इट देमसेल्व्स, पर एट द एंड ऑफ द डे वो जब ख़राब करते हैं फिर दोबारा करते हैं, उनका सारा बजट लग रहा होता है। मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ। तो हम यही रेकमेंड करते हैं। देखिए हम ये नहीं मैं कहूँगी कि अगर आपने मुझे कोई बजट बताया मैं उससे कोई डबल ट्रिपल आपको कर दूँ। आई विल ऑलवेज़ कीप अ बैलेंस, आई विल कीप योर बजट इन माइंड। हाँ मैं ज़रूर ये गाइड ज़रूर करती हूँ कि जितना आप इसमें बजट फ्लेक्सिबल रखते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ हम अच्छी निकालने का हमारे पास चांस होता है, बिकॉज वी हैव द क्रिएटिव फ्रीडम टू डू व्हाटएवर वी वांट। बिल्कुल ठीक है। और उसके अंदर हम गाइड इस तरह से करते हैं, अगर आपने बजट कंट्रोल करना है कि देयर इज़ नो नीड टू स्पेंड ऑन एवरी पार्ट ऑफ द हाउस। आप कुछ एरियाज़ एलोकेट करें, कुछ एक रूम का एक फोकल पॉइंट होता है, आप उस फोकल पॉइंट के ऊपर कोई अच्छे आर्ट वर्क्स डालें, कुछ चीज़ें उनके ऊपर इन्वेस्ट कर लें और बाकी सारा आप ज़रा न्यूट्रल रखें। तो वो बजट कंट्रोल करने का यही तरीका है कि आप एक दो पीसेस के ऊपर इन्वेस्ट कर लें और बाकी जहाँ पे बजट कंट्रोल हो सकता है करें, बट जितना आप उसके अंदर डालेंगे उतना अच्छा निकलता है। अच्छा निकलेगा। अच्छा मैंने सोचा जब आपका ज़ाहिर है एक प्रोफेशनल करियर अपनी जगह पे है और यू नो डिज़ाइंड डिफरेंट स्पेसेस, अब तक आपको लगता है कि जो आपने एक ऐसी स्पेस डिज़ाइन की हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो कि ये मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मुझे इसमें क्रिएटिव फ्रीडम भी थी, यू नो मुझे क्लाइंट ने इतना मौका दिया कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को कर सकूँ? वैसे तो ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी करंटली इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, तो मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि वो कब कंप्लीट होगा, बिकॉज इसमें तो क्लाइंट ने ना सिर्फ क्रिएटिव फ्रीडम, ऑल्सो बजट का उसने कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं डाला। सो व्हेन एवर वे पिकिंग पीसेस फॉर हिज प्रोजेक्ट, मुझे ये नहीं होता कि अच्छा आई हैव टू लुक एट द बजट या आई हैव टू आस्क हिम कि ये कर लूँ। मुझे पता है कि उन्होंने मेरे पे पूरा ट्रस्ट किया हुआ है और उस ट्रस्ट में हम बल्कि ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर। बिल्कुल सही। देन वी मेक श्योर कि जो ट्रस्ट है उसका हमें उनको रिजल्ट भी मिले। तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स वी पुट इट आउट ऑन द सोशल मीडिया इंशाल्लाह। ओके अच्छा मैंने सब मुझे ये बताए कि आपका हर इंटीरियर डिज़ाइनर का एक सिग्नेचर होता है, यू नो कि वो इस स्पेस के अंदर अपने एक स्पेसिफिकली अगर बात करें कि उस चीज़ को मद्देनज़र रखता है। सो व्हाट्स योर सिग्नेचर स्टाइल? My signature style is keeping the space very, very neutral, very calm and very inviting and also very practical. Okay. I do feel that sometimes designers forget कि जो स्पेस है वो आपने रहने के लिए या यूज़ के लिए इस्तेमाल की है एंड दे जस्ट पुट द पीसेस जो सिर्फ आप देख सकते हो, उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक प्रैक्टिकली भी चीज़ों को जहन में रखना, कमर्शियल में अलग होता है बट रेजिडेंशियल में ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि ये एवरीडे यूज़ की चीज़ें सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। सो एक ओवरऑल सॉफ्ट इनवाइटिंग और वार्म इंटीरियर हो, आपका घर होटल नहीं लगना चाहिए, घर लगना चाहिए। बिल्कुल सही है। कोजी स्पेस होनी चाहिए जिसमें आपको आके मज़ा तो आए, आप यू रिलैक्स फील लाइक स्टेइंग होम। Yes, और मुझे लगता है कि वो स्पेस और वो कंफर्ट आपको जो अपने घर में मिल रहा है वो कहीं और ना मिले, ये भी एक ब्लेसिंग है आई बिलीव। सो मेरे साथ आपका चूँकि मैंने इंस्टाग्राम बताया भी है सिग्नेचर स्पेसेस के हवाले से है, सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन कि आप एज इंटीरियर डिज़ाइनर व्हाट डू यू फील कि लोगों को कितनी मज़ीद अवेयरनेस होनी चाहिए टू यू नो get help while designing their space, and it should be very common. It should be common and अब तो वैसे काफ़ी ज़्यादा हमने चेंज देखा है over the past 4-5 years। इससे पहले ये होता था कि लोग मशवरों से और बस जानने वाला कोई है और कोई चचा मामा आया उन्होंने घर का नक्शा बना दिया, जिन्होंने एक दफ़ा गुजारा हुआ घर से बस उससे करवा लेंगे। दैन प्रैक्टिकली इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं।
माई पार्टनर इज़ एन आर्किटेक्ट, Okay. तो लकीली हम लोग एक कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं। मतलब वो एहतशाम स्टूडियो ऑफ आर्किटेक्चर हमारी कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर नीड्स देख लेते हैं और हम इंटीरियर और फर्नीचर देख लेते ठीक हैं। है। सो जब हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को देखें तो जो आप गलतियां करने से बचते हो इन द प्रोसेस, और जो एक टाइम की आपकी बचत होती है, आपकी एनर्जी की बचत होती है, ऑफन वी सी के क्लाइंट्स गेट एग्जॉस्टेड over the 2 years or 3 years project, तो वो तो एग्जॉस्ट होके they start even hating a few corners of the house if there's so much involved in the process. तो हम हमेशा ये कहते हैं कि घर यूजुअली आप 1 या 2 दफ़ा बनाते हैं ज़िंदगी में, तो process has to be very very peaceful and it should be a good memory for you, and उसके लिए you have to hire experts ताकि आपका वो experience अच्छा हो। 1 दफ़ा बनाना है, अच्छा ही बनाना चाहिए और वही बात है, बार बार नहीं बनती, और एक बार आप जब डिज़ाइन कर लेते हो शायद आप उस पर कुछ ऑल्ट्रेशंस करके उसको बेहतर कर सकते हैं, बट आप दोबारा नए सिरे से उस चीज़ को डिज़ाइन नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच मेहरुनिसा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन शो। मेहरुनिसा रियाज हमारे साथ मौजूद हैं जी। सिग्नेचर स्पेसेस के नाम से ये अपना एक बिज़नेस रन करी हैं जिसमें ये आर्किटेक्चर हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, उसकी सर्विसेज देती हैं, और आई होप कि ये कॉन्वर्सेशन समहाउ बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप इंटरेस्ट से कोई पिक्चर निकाल के समझ रहे हैं कि आप उसको एज इट इज़ डिज़ाइन कर लेंगे, आई एम द विक्टिम, आई नो कि ऐसा नहीं होता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वैसे तो आज हम डाइट के हवाले से बात करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ समहाउ एक ऐसी जिस्मानी कैफियत कह लें, बेचैनी कह लें, जो अक्सर बहुत सारे लोग जिसका शिकार होते हैं, वो होता है ब्लोटिंग या सोजन। बहुत सारे लोगों को इसका मसला होता है। नॉर्मली हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, ख़वातीन में ख़ास तौर पे, कि सुबह उठते ही या वैसे ही आपको पूरा दिन अपने फेस के ऊपर अपने स्टमक या लोअर बेली की बात करें, वहाँ पे आपको ब्लोटिंग फ़ील हो रही होती है, और उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं कि समहाउ हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि ब्लोटिंग कॉज करती हैं, या फिर हम उसको प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं करें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम एक प्रोफेशनल ही बता सकती हैं। डॉक्टर रिदा अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिदा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये हम नॉर्मली बड़ा सुनते हैं कि जी ब्लोटेड फेस है मेरा, या मुझे ब्लोटिंग हुई हुई है। क्या वाकई ये इतनी कॉमन है, और अगर है तो ये ब्लोटिंग होती क्या है? पहले से हमें इस टर्मिनोलॉजी को तो एक्सप्लेन करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ब्लोटिंग की, तो ब्लोटिंग में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें, और यूजुअली लोगों को अंडरस्टैंड लोग नहीं कर पा रहे होते कि ब्लोटिंग है क्या, और उसको हम काफ़ी दूसरी चीज़ों से मिक्स कर रहे होते हैं। ब्लोटिंग को डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले तो, कि ब्लोटिंग जो है, एक तो आपने खाना खा लिया और उसके बाद आपको एक फुलनेस फील होती है कि हाँ मेरा पेट भर गया है और आप सेटिस्फाइड होते हैं, एक वो फीलिंग होती है। और एक जो ब्लोटेड आपका स्टमक होता है, तो उसमें एक आपको स्वेलन मतलब सूजन सी पेट के ऊपर आ जाती है, आपको डिस्कम्फर्ट हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो उस टाइम पर जो होती है, वो आपको एक स्टमक टाइट हो रहा होता है, एक आपको लगता है कि आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा गैसेस फिल हो गई हैं और आप डिस्कम्फर्ट होते हैं। तो ये आपकी एक ब्लोटेड वाली फीलिंग और कैफियत आपकी स्टार्ट हो जाती है। और ये फेस पे भी आप कहते हैं कि आपका फेस भी जो है वो, उस पर भी आपको लग रहा है कि आपका फेस भी स्वेलन हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रही है आपकी बॉडी पर, और स्टमक के अंदर ये हो रहा होता है कि स्टमक आपका ब्लोटेड हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर निदा, अब ये क्यों होता है? नॉर्मली हम क्या ऐसी चीज़ें, या हमारे ईटिंग पैटर्न्स, हमारा लाइफस्टाइल, या कोई ऐसी डाइट में हमारी चीज़ें शामिल होती हैं जो ब्लोटिंग को कॉज कर रही होती हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको अगर आपको 3 तरह से समझाऊं, तो आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, और क्या आपके खाने के टाइमिंग्स हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं अपने डाइट में। हम अपने डाइट में फिज़ी ड्रिंक्स ले रहे हैं, फ्राइड फूड ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिन्हें दूध से बनी हुई चीज़ों से जो है उनको उस टाइम पर ब्लोटिंग स्टार्ट होती है, जब वो ऐसी कोई चीज़ ले रहे होते हैं जिससे वो एलर्जिक हों। ठीक है, स्पाइसी खाने से कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को फिज़ी ड्रिंक्स से होती है, स्पेशली जो फ्राइड आइटम्स होते हैं वो।
ठीक है, एक तो ये फूड हो गया। दूसरी चीज़, आप खा कैसे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से खा रहे हैं, मतलब आप बीच में कुछ गैप नहीं ले रहे, आपके बाइट्स जो हैं वो आप तेज़ी तेज़ी से चबाकर बस निगल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि आप सिर्फ अपने फूड को च्यू नहीं कर रहे होते, सिर्फ आप उसको निगल रहे होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है स्ट्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे और बहुत टाइम के गैप के बाद वाटर इनटेक हो रहा है, तो भी ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर निदा, मैंने ऐसे ही आपसे ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के पूछी, नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप राइस बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो आपके फेस पे बड़ी ब्लोटिंग हो रही होती है या आपको स्टमक के पास फील हो रही होती है, कैसा है राइस जो होता है या वाइट्स जो आपकी चीज़ें, डाइट में होती हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ चीज़ें हमारी डाइट में ऐसी होती हैं जो कि हमें ब्लोटेड फील करवाती हैं, जैसे कि राइस हैं, जैसे कि चने हैं, लोबिया है, दाल आप ज़्यादा ले रहे हैं। एक फैमिली होती है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की, जिसमें कैबेज है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है। ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनसे भी ब्लोटिंग होती है आपको। और मैंने जैसे बताया, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और उनको मिल्क से, चीज़ से, उससे भी होता है। राइस भी उसके अंदर एक बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर कोई शख्स आइडेंटिफाई करना चाहे कि उसको ब्लोटिंग किस वजह से हो रही है और उसको अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करने का डॉक्टर निदा क्या तरीका है? बिकॉज समहाउ आप बड़े कॉन्शियस रहते हैं। मैं पर्सनली, अगर मैं मेरे फेस के ऊपर ब्लोटिंग है या मुझे स्टमक के पास ब्लोटिंग फील हो रही है तो मैं बड़ी कॉन्शियस रहती हूँ, और लोगों का समहाउ बहुत सारी ख़वातीन ये बड़ा फील कर रही होती है जी हमने बहुत गेन कर लिया है, हालांकि दे आर एक्चुअली ब्लोटेड समहाउ। तो बिल्कुल। कैसे इस चीज़ को एड्रेस, इस इशू को किया जा सकता है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखें, एक तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम क्विकली इसको फिक्स कर लें, ठीक है, और दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म भी इसकी फिक्स, हम किस तरह से लॉन्ग टर्म में इसको फिक्स करें। तो क्विक अगर आपको फिक्स करना है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने खाना खाया और आप फ़ौरन से ब्लोटेड हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लें खाने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको वॉक करनी है, खाने के बाद आपको 15 मिनट की, 10 मिनट की लाजमी वॉक करनी है। उससे एक तो आपकी ब्लोटिंग कम होगी, सेकेंडली आपका इंसुलिन लेवल जो है वो एक फिक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपको शुगर क्रेविंग्स, जो आपके शुगर स्पाइक्स होते हैं खाने के बाद, वो नहीं होंगे, आपका वजन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, आपने जिंजर लाइम एक टी होती है, वो ग्रीन टी जिंजर लाइम, वो आप ले लें। तीसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है तो आप इजीली एक हॉट वाटर बॉटल लेकर आप अपने स्टमक के ऊपर मसाज भी कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे आप बहुत इजीली अपनी ब्लोटिंग को फ़ौरन, क्विकली, मतलब मिनटों में आपका जो है वो ठीक हो जाएगा इन चीज़ों से। अच्छा, अगर इसको लॉन्ग टर्म में फिक्स करना है तो लॉन्ग टर्म फिक्स करने के लिए आपने पूरे दिन में अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। 8 से 10 ग्लास आपने पानी लेना है। अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना है। आहिस्ता आहिस्ता खाना है, बहुत जल्दी जल्दी आपने नहीं खाना, आपने अच्छी तरह से चबाकर अपने खाने को खाना है। रोज़ाना 20 to 30 मिनट्स की वॉक ऐड करनी है। आपने स्ट्रेस को अपनी लाइफ से अवॉइड करना है, ख़त्म करना है। नींद पूरी करनी है और आपने जो है वो फिज़ी ड्रिंक्स और फ्राइड फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। यानी ओवरऑल आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है और समहाउ अपने हर चीज़ का बैलेंस रखना है। डॉक्टर निदा, जब आप ज़ाहिर आप प्रैक्टिस करती होंगी, नॉर्मली किस एज ग्रुप में या ख़वातीन या मर्द हजरात कौन ज़्यादा इस तरह की ब्लोटिंग इश्यूज़ के साथ आपके पास आते हैं? ब्लोटिंग इश्यूज जो हमारे पास होते हैं वो आफ्टर 40 मैंने ज़्यादा देखे हैं। जब आपका लाइफस्टाइल जो है वो एक पैटर्न पर आ जाता है, फिर आपको उसी पैटर्न पर चलना होता है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे। और आपको पता है आफ्टर 40 जो ख़वातीन होती हैं उनकी लाइफ में वैसे ही स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कर रही होती, फिर भी उनके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, फिर भी उन्हें स्ट्रेस हो रहा होता है। तो आफ्टर 40 वेमेन की बहुत ज़्यादा मैंने ब्लोटिंग देखी है, उनके फेस पर, उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है कि वो खा क्या रही हैं, किस टाइम पे खा रही हैं और किस तरह से अपने मील्स को वो ले रही हैं।
ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निदा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर निदा अली हमारे साथ मौजूद थी जी। जिन लोगों को ब्लोटिंग होती है उसके हवाले से बता रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो जो इश्यूज़ आपको फील हो रहे होते हैं, समहाउ आपका कॉन्फिडेंस बुरी तरह शेक होता है जब आप अपने फेस के ऊपर या अपने स्टमक के आसपास, तो आपको लग रहा होता है आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। सो आई होप कि कॉन्वर्सेशन समहाउ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, किचन का रुख करेंगे जहाँ पे शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है और खाना रेडी हो गया है जी। क्या बन रहा है अभी? जी वाइट सॉस बन रही है, डिश रेडी है। ठीक है। वाइट सॉस आपने कैसे बनाई है? ये जालापिनो सॉस है, इसमें ना बटर से बनते हैं, बटर, गार्लिक, जालापिनो, मशरूम, मिल्क और फ्रेश क्रीम। ठीक है जी। और अभी आप इसके ऊपर इसको लगा देंगे और ये पोलो चिकन रेडी हो गया, राइट? और ये स्टफ, इसमें स्टफिंग आपने किस चीज़ की है चिकन में? इसमें चैटर चीज़ की है मैंने जी। ठीक है, चलिए जी, खाना बिल्कुल रेडी हो गया। थैंक यू वेरी मच शेफ़ अली रज़ा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की जी। जहां हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, अब ख़वातीन सिर्फ खाने पकाने में नहीं बल्कि फ़ूड ब्लॉग्स भी अपने रन कर रही हैं और बेहतरीन तौर पे कर रही हैं। आप बाहर जाकर नए फूड, नए कुजीन्स को एक्सप्लोर कर रही हैं, रेस्टोरेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, रिव्यूज़ लिख रही हैं और अपनी क्रिएटिव स्किल्स के ज़रिए हज़ारों लोगों को मुतासिर करिए। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से आज करवाने वाले इनफैक्ट जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी बाहिम्मत और बड़ी बासलाहियत खातून कह सकते हैं, फ़ूड ब्लॉगर हैं। आपकी मुलाकात उनसे हम कराएंगे इनके फ़ूड ब्लॉग के हवाले से और किस तरह के खाने रिव्यू कर रही हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जा रही हैं। और फिर ज़ाहिर है जब आपको एक अच्छा रिव्यू मिलता है तो समहाउ कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि आप उस जगह पे जाएं, खाने को एक्सप्लोर करें, खाएं। सो इस वक्त हिरा नवाज़ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हिरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम गुड। हिरा, मुझे बताएं कि ये आप फूडी थी, खाने का शौक था, इसीलिए आपने अपना फूड ब्लॉग स्टार्ट किया या नहीं एक्सीडेंटली शुरू हो गया ये? नहीं, एक्चुअली मुझे खाने का ही शौक था, तो उसको हमने लाइक व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो हम लोग लंच करने कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर आप इतना मतलब खा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो क्यों ना आपके इस शौक को एक लाइक टर्न कर लें किसी कंटेंट में। तो वहाँ से मुझे शौक पैदा हुआ कि यार इतने लोग फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो व्हाई नॉट एम। वहाँ से फिर मैंने इसको कंटेंट देना शुरू कर दिया और फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। ज़बरदस्त। तो मुझे अब बताएं कि आप ज़्यादा किस तरह के अपने ब्लॉग के ऊपर कुजीन्स को टारगेट करी हैं या नहीं, आप हर तरह की करती हैं? और आप ख़ुद भी क्या कभी कुछ कुक करती हैं और उसके रिव्यूज़ वगैरह, मतलब उसकी भी कोई आप कंटेंट डालती हैं अपने ब्लॉग के ऊपर? ऐसा है कि सम रेस्टोरेंट्स हमें अप्रोच करते हैं और कुछ ऐसा होता है कि हम कहीं पर जा रहे हैं तो हम उनका रिव्यू दे रहे हैं, तो हमसे लाइक समटाइम्स कहेंगे आप पे ही ना करें हमें, लेकिन ऐसा होता है कि हम पे करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार। लेकिन कुछ ऐसा होता है, कुछ क्लैप्स करते हैं हमारे साथ, तो वो उनका हमने रिव्यू देना होता है। लाइक कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, कुछ ब्लॉगर्स हैं, अब वो जाके कहते हैं कि हम आपका रिव्यू कर दें, बट रेस्टोरेंट डजंट नीड देयर रिव्यू, लोगों को रिव्यू चाहिए। रेस्टोरेंट आपके रिव्यू का मोहताज नहीं है। एक रेस्टोरेंट है वो अपना बेस्ट लेके चलेगा, बट लोगों को चाहिए, लोगों को आपका रिव्यू चाहिए। आपने लोगों को मुतासिर करना है, आपने रेस्टोरेंट को नहीं देखना। तो हिरा, समहाउ ये तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एक ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि आजकल डाइन आउट करना एक बड़ा एक्सपेंसिव शौक हो गया है। ये अब कोई लग्जरी नहीं, मतलब लग्जरी में काउंट होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं। फिर समहाउ आप जैसे फूड ब्लॉगर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप लोगों ने एक ऑनेस्ट रिव्यू लोगों तक पहुंचाना है कि अगर कोई अपना 10-15 हज़ार रुपया जाके खर्च कर रहा है तो वो वर्थ इट भी हो, राइट? अब रिव्यू हम ऑथेंटिक ही देंगे, अब रिव्यू हम गलत देंगे? हाँ, अगर रिव्यू जहाँ कहीं हम जा रहे हैं हमें नहीं अच्छा लग रहा तो हम उस चीज को मेंशन कर देंगे कि ये चीज नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि लोग अपना
पैसा जाया करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करें। तो हमारे भी यही है कि हमने ऑथेंटिक रिव्यू ही देना है। समटाइम्स रेस्टोरेंट्स को बुरा लग जाता है जब हम मेंशन करते हैं, बट हम क्या करेंगे, तो हमारा काम है, हमने तो करना है। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने आगाज़ कहाँ से किया था? आपका पहला फूड रिव्यू कौन सा था, हमें ये बताएं। मेरा सबसे पहला रिव्यू था, आई गेस मैंने लास्ट रमजान में स्टार्ट किए थे। ओह अच्छा। अफ्तारी पे, अफ्तारी में रोज अफ्तार पे बाहर जाना, वहां से मैंने स्टार्ट लिया था। ज़बरदस्त। तो हेरा, रोज़ बाहर जाके खाना बंदा कॉन्शियस होता है। मैं तो रोज़ हफ्ते में एक दिन होता है कि बंदे का दिल कर रहा हो। तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी फिटनेस और अपने इस खाने पीने के शौक को? अगर आई गेस यहाँ पे मेरी मामा होती ना, तो उन्होंने आपको सही बताना था। वो हमेशा मुझे मना करती रहती हैं, यार ना खाया करो, स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब अब ये है कि जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना कि इतनी वीडियोस में खाना पड़ा, वो सारा मैं नहीं खाती हूँ। सारा नहीं खाती? कितना खाती हैं आप? अब चले आप हमें बताएं ना कि अगर आपने एक अफ्तारी पे जाना है, आपने अब अफ्तारी तो करनी है, तो जाहिर है लोगों को शौक, मतलब आप कितना खा लेंगी? ऑर्डर तो आपने किया है, आपकी टेबल पे आया, तो आप कैसे अवॉइड करेंगी? देखिए, अफ्तारी का जितना हमने रिव्यू किया है ना अब तक, वो हमने हाई टी पे किया है, लाइक बुफे पे किया है। तो बुफे आपको पता है लाइक थोड़ा थोड़ा सी खाने होता है, वो तो खाने ही नहीं होता, लेकिन रिव्यू सारा देना पड़ता है। खाना थोड़ा पड़ता है, रिव्यू सारा देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमें बताएं ना, इस्लामाबाद रावलपिंडी में कौन सी ऐसी जगह हैं जो लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की हुई और वहाँ पे खाने बड़े अच्छे मिलते हैं? कॉफ़ी का भी ट्रेंड आजकल बड़ा ज़्यादा है, कॉफ़ी शॉप्स भी बड़ी ज़्यादा है, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। भी लाइक रावलपिंडी में अगर आप बात करें तो जैसे हमारा सदर हो गया, यहाँ पर कुछ ऐसे न्यू स्पॉट्स ओपन हुए हैं जिनका लोगों को नहीं पता। मुझे खुद अभी एक रिसेंट पता लगा है कि मैंने कहा अच्छा ये भी ओपन हुआ है यहाँ पर। ट्रैवियो के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, वो मैंने ट्राई किया है। That was totally awesome। उनकी क्या कॉफी, उनका लाइक इट वाज मतलब वर्क करती है ये आपको। बाकी अगर आप चले जाएं बहरिया फेज 7 में, वहां पर जो फूड स्ट्रीट है, वहां के कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं यही जाके उनको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो आप वो वाली जगह विजिट करें, बिकॉज वहां पर आपको मल्टी ऑप्शंस मिलेंगे और रीजनेबल मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो नई नई कॉफ़ी शॉप्स आ गई हैं, फैंसी एस्थेटिक, और लोग जाते हैं कंटेंट के लिए, इस्लामाबाद में कौन सी ऐसी नई जगह ओपन हुई है हेरा? इस्लामाबाद में अगर आप चले जाए ना, I8 में, I8 मरकज में, ठीक है, वहां पर आपको बहुत सारी कॉफी शॉप्स मिलेंगी। बल्कि कॉफी शॉप्स के अलावा भी आपको नए रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है वो जो ज्यादा रेस्टोरेंट्स के हवाले से डेवलप हो रही है, जहाँ पर नए नए रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं। कई ऐसे होंगे जिनका लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक है। तो हेरा मुझे बताएं, कोई अपना अगर फूड ब्लॉग चलाना चाहता है तो वो क्या करे? कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताए ना, बहुत सारे यंग लोग जो कि फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। अगर आप फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको खुद नो हाउ हो कुजिन्स की, फूड की। ऐसा नहीं है कि आपको खुद को खाने का नहीं पता और आप रिव्यू देने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पर सर्च करेंगे, यार मैं किस टाइप का फूड को लेके चल सकता हूँ, या किस टाइप के फूड को मैं एक्सप्लोर करूंगा, या किस पे मैं एक्चुअली रिव्यू दे सकता हूँ। रेस्टोरेंट्स पे आप अप्रोच नहीं करें, सबसे पहले आप अपने लिए अप्रोच करें। आप अपना स्मॉल पिक्चर्स लें, कंटेंट बनाना शुरू करें, उसके बाद आप एक मजीद हाई लेवल पे जा सकते हैं। कोलैबोरेशंस करें छोटे छोटे स्टेप से, ठीक है, जिनको आपके कोलैब की जरूरत है उन रेस्टोरेंट्स के साथ, या जो छोटे छोटे स्टॉल्स हो गए हैं उनके साथ आप कोलैब करें। उसके बाद आप हाई लेवल पे इंशाल्लाह पहुंच ही सकते हैं। मैं खुद इतनी, मेरी भी ज्यादा अभी फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन मैंने जितना स्टार्ट लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये अच्छा जा रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी अच्छा जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हेरा, बहुत शुक्रिया आपका। हेरा नवाज फूड ब्लॉगर हमारे साथ मौजूद थी जी। वैसे तो जो फूड ब्लॉगिंग है ये दुनिया भर में या पाकिस्तान में भी बहुत ज़बरदस्त है फूड ब्लॉगर्स हैं जिनके रिव्यूज़ में खुद फॉलो करती हूँ। और कोई नई जगह आए, कोई ऐसी जगह है जो देसी खानों में बड़ी मशहूर है और अनएक्सप्लोर्ड है, आप वहाँ पर जाएँ, उसके रिव्यूज़ देखें, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें
समहाउ हेल्प मिल जाती है। सो ये रेस्टोरेंट्स की भी समहाउ जिम्मेदारी होती है कि अगर वो कोलैबोरेशंस भी कर रही हैं तो उसको ऑथेंटिक रहने दें, और फूड ब्लॉगर्स पे तो इवन मोर ज़्यादा अगर आप देखें तो इट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम कि वो इन रिव्यूज़ को इतना ऑथेंटिक रखें कि अगर कोई शख्स डाइन आउट करने जा रहा है, क्योंकि आजकल वही बात है, डाइन आउट करना आसान नहीं है। अगर कोई जा रहा है वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ, जो कि एक लग्जरी है लोगों के लिए, तो अगर वो 10, 15, 20 हज़ार स्पेंड करें तो इट शुड बी वर्थ इट। सो आई होप कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। आप फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।